हे सेल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल आप सभी का बायो का एग्जाम है आरबीएसई बोर्ड का। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत की होगी इन 10 दिन लगातार। कुछ टॉपिक हो सकता है आप लोगों ने छोड़ दियो हो या फिर आपने रिवाइज ना किया अच्छे से, तो मैं वो टॉपिक बताने वाला हूं जिनको आपको आज रात को रिवाइज करके ही सोना है। इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना। अगर इनमें से आपने कुछ भी अभी तक नहीं किया है तो उनको आप वापस से रिवाइज करो या फिर उनको पढ़ो और फिर सोना है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं। हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक आपने 80% कवर कर लियो, लेकिन जो आपने नहीं किए वो आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है बायोटेक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, कि भाई डीएनए फ्रैगमेंट को किस हिसाब से हम आइसोलेट करेंगे, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्रोस जेल प्लेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, साउदर्न ब्लोटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं रिवाइज किया, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लो, एक बार एनसीईआरटी देख लो। उसके बाद में सेकंड हाई प्रायोरिटी टॉपिक जो बायोटेक से है वो है पीबीआर 322। इसका वेल लेबल्ड डायग्राम, इसका वेल लेबल्ड डायग्राम आपको आना चाहिए ड्रॉ करना। ठीक है, इसका वेल लेबल क्या आना चाहिए आपको? डायग्राम ड्रॉ करना इजिली आना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो वो है पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोटेक के जो लास्ट वाला सेक्शन है वहां पे आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में दे रखा है कि भाई डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जीन थेरेपी, ठीक है, कि मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, सॉरी यहाँ पे जीन ट्रांसफर के बारे में कि भाई जीन को किस हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं। जीन गन होती है, जीन इंजेक्शन होते हैं, उसका पता होना चाहिए। कुछ कैटाइन्स के बाइवेलेंट कैटाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एज वेल एज जीन थेरेपी किसको दी गई थी? एडेनोसिन डियामिनेज जिसको बीमारी थी, ठीक है, उस 4 साल की लड़की को दी गई थी, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बायोटेक को हम एग्रीकल्चर में किस हिसाब से यूज करेंगे, यानी बेसिकली यहाँ पे हमें बीटी कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, उसको रिवाइज करके जाना। फिर मैं अगर बात करूं तो वो है आर्टिफिशियल इंसुलिन। आर्टिफिशियल इंसुलिन, उसमें कितनी पेप्टाइड चेन होती है, मैच्योर वाले में कितनी होगी, इमैच्योर में कहां होगी, कौन सी कंपनी उसके प्रोडक्शन में हेल्प करती थी? एल नाम की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, कहां से बन रही थी, अब हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप है उसका आगे, तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। बायोटेक यूनिट में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो वो है अपनी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में आपको पता होना चाहिए मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये दो आपको अच्छे से आने चाहिए। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या है, एबायोटिक कौन कौन से है, बायोटिक कौन कौन से है, इंसेक्ट वाला किस में आएगा, विंड वाला कौन सा है, वाटर वाला कौन सा है, वेलिसनेरिया का केस, वाटर हाइसिंथ का, वाटर लिली का, इन सब के अच्छे से केस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्थेनोजेनेसिस, के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कैसे एग वगैरह बनाया जा सकता है, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है एपोमिक्सिस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस एंड द एपोमिक्सिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जहां से आ सकता है वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलता था, फंक्शन ऑफ टेपिटम, कि भाई जो टेपिटम होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से बनेगा वो है डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड oogenesis में। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से देखने को मिलेगा वो है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ऊस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस, एप में कौन सी होगी, डॉग में कौन सी होगी, ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको और भी अच्छे से कर लेनी है, इसके इवेंट्स भी आपको अच्छे से करके जाने हैं, इनको याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। एक बार फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेज खोल के देख लो क्या क्या इवेंट है, 14 डे पे क्या हो रहा है, एलएच सर्च कहां हो रहा है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बन सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में मेल एंड फीमेल के हॉर्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन चल रहा है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर की तो वहां से आपको देखने को मिलेगा एमटीपी से शॉर्ट क्वेश्चन, कि एमटीपी क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कौन से ट्राइमेस्टर तक सेफ होती है, कितने डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर कब ये लीगलाइज हुई थी वो भी पता होना चाहिए। 11th वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो है सेक्सुअल डिजीज के ऊपर। सेक्सुअल डिजीज अपनी एड्स हो गई, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गई, गोनेरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, इन सब के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अगर इनको नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी खोल के देखो, इनको पढ़ लो, कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लो इन्हें।
क्वेश्चन नेक्स्ट जो यहां से बन सकता है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सोसाइटी के अंदर क्या क्या मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे तुम उनको इन्वॉल्व क्या कर सकते हो, ये हेल्थ को क्या कर सकते हो, इवॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, कैसे इसको बेटर करवा सकते हो, स्ट्रेटेजीज बतानी है तुम्हें इसके बारे में। यहां से आपको कमेंट करने वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आपसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है वो है टाइप्स ऑफ बैरियर, कि नेचुरल बैरियर कौन सा होगा। ठीक है, कॉन्डम्स के बारे में हो सकता है, डाइफेग्राम्स हो सकता है, सर्वाइकल कैप्स हो सकता है, सहेली के बारे में, सहेली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहेली के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ओरल पिल्स कौन सी होती है, आईयूडीज कौन सी होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, उसमें से हार्मोनल वाली कौन सी होती है। ठीक है, एंड कौन सी होगी, कॉपर रिलीजिंग कौन सी होगी, उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स वाली यूनिट की, कि भाई जेनेटिक्स वाली यूनिट में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है अपना यहां से ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, आपको ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से करके जानी है, ABO ब्लड ग्रुपिंग वाला टेबल भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वो है डोमिनेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, डोमिनेंस से रिलेटेड है। डोमिनेंस में भी आपका कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट कहां होगा, कोडोमिनेंस कहां होगा, इनकम्प्लीट कहां है, स्नैपड्रैगन, एंथेरियम स्पीशीज, 4 o'clock फ्लावर, मिलेबलिस, जलप्पा, इन सब में इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग ही है। फिर आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगा, एंड प्लियोट्रोपी, इसके बारे में, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसका क्रॉस एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से आपको देखने को मिल सकता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, और सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन नहीं पूछेंगे, 10th क्लास में थोड़ी ना हो, हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा। ठीक है, ड्रोन का एंड वर्कर बी का, क्वीन का, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन आपको आना चाहिए कैसे होता है। एक वो एनसीईआरटी गोल्डन लाइन है, दे डू नॉट हैव फादर एंड डू नॉट हैव सन बट दे हैव द ग्रैंडफादर एंड हैव द ग्रैंडसन्स, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। म्यूटेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। म्यूटेशन में भी दो टाइप थे, एक तो था पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। फिर आपका जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, जो आपको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह वापस से एक बार रिवाइज कर लेना, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपना मेंडेलियन डिजीज, कि भैया मेंडेलियन डिजीज कौन कौन सी होती है। उसके अलावा जो है वो है क्रोमोसोमल डिजीज, कि भाई क्रोमोसोमल डिजीज कौन सी होगी। तो इसमें देखो मेंडेलियन वाले में आपको पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल अनीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, थैलेसीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, हीमोफीलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया में तो डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, क्या क्या होगा, कौन सा क्वांटिटेटिव है कौन सा क्वालिटेटिव है। फिर अगर मैं बात करूं क्रोमोसोमल की, तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये आपको पता होने चाहिए, और यहाँ पे कैसे कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे वो भी। फिर जेनेटिक्स वाली यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट है ऑल द 3 एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेसल्सन एंड स्थाल का एक्सपेरिमेंट, हार्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज बायोकेमिकल नेचर भी पता होना चाहिए आपको डीएनए का, कि किस तरह से पता लगाया था। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, एक 3 से 5 प्राइम एंड होता है, एक 5 to 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, इस डीएनए से क्या बनाया जाता है, एमआरएनए बनाया जाएगा। तो प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस डिफरेंट कैसे है यूकैरियोट से, ये पता होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, 2 क्या करेगा, 3 क्या करेगा यूकैरियोट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे प्रमोटर होता है, कहां पे टर्मिनेटर होता है, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस यूनिट से, वो है लैक ओपेरॉन, जहां पे अपन बनाते थे ऐसा कुछ करके POZYA। ठीक है, इसमें इनहिबिटर कौन सा होगा, इंड्यूसर कौन सा होगा, जेड से कौन सा जीन बनेगा, वाई से क्या बनेगा, ए से क्या बनेगा, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कब लैक ओपेरॉन ऑन होगा, कब ऑफ होगा। ठीक है, ऑन ऑफ वाली कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। कौन इंड्यूसर की तरह काम करेगा, लैक्टोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज करेगा नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा, ये मालूम होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, क्यों करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट है वो तो ज्यादा दूर तक दौड़ते हैं, लाइटर वाले
लाइटर वाले तो आगे तक जाएंगे और हैवियर वाले पीछे रह जाएंगे। वेल्स में डालते हैं, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे चार्ज कैसा होगा, साउदर्न ब्लोटिंग होगी, कैसी ब्लोटिंग होगी, इल्यूशन क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड में उसको स्टेन करके देखा जाता है, डार्क ऑरेंज कलर के बैंड आते हैं, ये सारा आइडिया आपको होना चाहिए। जेनेटिक कोड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड से भी जो आपको देखने को मिलेगा वो है उसके साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स क्या क्या है जेनेटिक कोड के, कि एनएम्बिजियस होता है, डीजनरेट होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस फैशन में रीड किया जाता है, एयूजी के ड्यूअल फंक्शन होते हैं, कुछ स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल कहानी एक्सेप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स के अंदर, तो वहां से आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1, ये वाले जो इक्वेशन दे रखे हैं यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका कुछ आपको ग्राफ दे रखे हैं, स्टेबलाइजिंग वाला, डिसरप्टिव वाला, ठीक है, वो भी आपको देख लेना है। उसके अलावा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा, वो कंडीशन कौन कौन सी है, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो वो कुछ 5 फैक्टर्स है जो उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना आ सकता है। फिर इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल इवोल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इवोल्यूशन से रिलेटेड जो थ्योरीज दे रखी है, बिग बैंग वगैरह, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, उनको स्टार्टिंग वाले पेज मिस कर दिया तो उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। थ्योरीज वगैरह आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, ऑपेरिन ऑफ रशिया, हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड ने किसके बारे में क्या बात की थी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहलाता था, एसएल मिलर का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, उसने उस फ्लास्क के अंदर कौन कौन सी गैसेज ली थी, उसमें ऑक्सीजन था या नहीं था, तो उसमें नहीं होता है, एन ऑक्सीजनिक कंडीशन होती है, ठीक है। टेम्परेचर कितना था, एन ऑक्सीजनिक कंडीशन थी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन में डिफरेंस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको वापस से रिवाइज कर लेना है। इसके जो भी एग्जांपल्स है एग्जाम के अंदर हो सकता है भूल जाओ, तो एक बार एग्जांपल फिर से रिवाइज कर लो। फिर आता है एडेप्टिव रेडिएशन, की एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में वो रेडिएट कर जाते हैं। डार्विन की फिंचेस वगैरह थी यहाँ पे, तो वो आपको पता होना चाहिए। मार्शुपियल एनिमल्स वगैरह दे रखे, ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स वगैरह, प्लेसेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन। फिर आपको मालूम होना चाहिए जो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी टॉपिक है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ से भी मेनली क्वेश्चन आता है नेanderthal मैन के बारे में। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एप लाइक है, फिर पूछते हैं कौन सा मैल लाइक है, फिर पूछते हैं किसने अपने फॉसिल्स को बरी करना सीख लिया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर वाली जो यूनिट है वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड। इम्यूनिटी में भी आपका एक चीज और है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अक्वायर्ड, ठीक है, अक्वायर्ड एंड इन्नेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करके जाना है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके वजह से आती है, ये भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी कौन काम करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही काम करती है, ठीक है। ये सब आपको एनसीईआरटी में पता होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह लेते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए अपने को। कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंथियासिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है वो ये है कि भाई जो एलिफेंथियासिस बीमारी होती है, टाइफाइड होती है, निमोनिया होती है, मलेरिया होती है, एमीबियासिस होती है, इनको कौन कोज करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कमेंट्स ऑन कैंसर, कि भाई कैंसर के बारे में आपसे पूछेंगे कि कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट होता है, कौन सा डेंजरस होता है, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, इन सब के ऊपर आपको कमेंट करना आ सकता है। ये तो अच्छे से करना ही है, कैंसर और एड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड, इसके ऊपर आपको नोट लिखना आ सकता है कि भाई ड्रग्स एंड अल्कोहल के अब्यूज को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। एज ए स्टूडेंट तुम क्या क्या ऑप्शंस बता सकते हो, ठीक है, वो आपको पेपर में लिखने हैं। एलर्जी से, वैक्सीनेशन से, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज ऑटो इम्यूनिटी भी कर लेना, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बायोगैस वाला अगर आपने मिस कर दिया है तो इसको अभी वीडियो छोड़ दो, चाहे बायोगैस वाला पढ़ लो, क्योंकि हर 1-2 साल छोड़ के रिपीट होता रहता है बायोगैस प्रोडक्शन वाला, तो ठीक है, इसको आपको कर लेना। बायोगैस प्रोडक्शन हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वाले चैप्टर के। कि भाई माइक्रोब्स का रोल पूछा है कि भाई माइक्रोब्स का क्या रोल होता है इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, वो आपको पूछा जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के भी जो स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे।
फिर यूज ऑफ केमिकल एंड एंजाइम, इसी माइक्रोस वाले यूनिट में अपने को केमिकल्स के बारे में एंड कुछ एंजाइम्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए हो गया, और भी काफी दे रखे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। वो जो 2 पेज है ना माइक्रोस वाले के, वो तो आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। फिर एक चीज और भूल गया मैं, एंटीबायोटिक का डायग्राम, एंटीबॉडी का डायग्राम वो आपको अच्छे से कर लेना है। फिर माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटी में, ब्रेड के प्रोडक्शन में कैसे करेंगे, ठीक है, और कर्ड वगैरह बनाने में कैसे करेंगे, ठीक है, अल्कोहल में कैसे करेंगे, ये भी आपको कर लेना है अच्छे से। लास्ट जो यूनिट बचती है वो है अपनी इकोलॉजी, और इकोलॉजी में आपको जो शॉर्ट टॉपिक आपको वापस से रिवाइज कर लेना है रात को बैठ के, ठीक है, ज्यादा लेट तक तो जगना नहीं है, सुबह एग्जाम से पहले एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। जितना रिवाइज कर सको, जितना रिवीजन कर सको लास्ट मिनट, वो तो बेस्ट ही होता है, ठीक है। स्ट्रेस भी नहीं लेना है, म्यूजिक वगैरह सुनते रहो, चिल होके इनको बस रिवाइज कर लो इन टॉपिक्स को, ठीक है। एक्स्ट्रा नया अब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है वही करना है। इन टॉपिक में से अगर कुछ रह गया है तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूडेड है, तो इनको तो करके ही जाना है, इनको एक बार देख लेना। तो एज पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है एज पिरामिड, ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एज पिरामिड के बाद में आपको पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा इन्वर्टेड होता है, कौन सा अपराइट होता है, विद दी यूज ऑफ एग्जाम्पल, इनके आपको एग्जाम्पल से पता होने चाहिए। मेनली बच्चे एग्जाम्पल भूल जाते हैं, तो एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ने हैं। एग्जाम्पल तो आपको मोनोसियस एंड डायोसियस प्लांट के भी नहीं छोड़ने हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए हो तो आप टाइम भी नहीं उनको याद करने का, लेकिन ये वीडियो में जो टॉपिक कह रहा हूं वो तो बिल्कुल कर लेना। फिर आपको जो रिवाइज करना है अभी रात को बैठ के, वो है फूड चेन। फूड चेन में भी आपकी दोनों, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड द डेट्रिटस फूड चेन। और डेट्रिटस वाले के वो जो 5 स्टेप होते हैं, ठीक है, फलक तक चलो साथ मेरे, फलक तक, FLCHM, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन वाले, ठीक है, किसमें क्या होता है। फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है एक तो, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्राइमरी में भी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन कितनी होती है, 10% पार होती है, एंड एज वेल एज द 10% एनर्जी लो। यहां से अगर किस्मत अच्छी हुई तो क्वेश्चन आ सकता है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस से तो हमें देखने को मिल ही जाता है क्वेश्चन, कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो 4 कारण होते हैं, 4 इविल क्वाड्रेंट होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना आ सकता है। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया, को एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ए स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दे रखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये आपको कर लेना है। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है वो सारे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वो सारे डायग्राम्स आपको क्या करने हैं, बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेने हैं। आप भी जो इस वीडियो में बताएं ये सारे टॉपिक भी आप रेडी कर लोगे तो आपका अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ओवरऑल आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। आई एम श्योर यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। और अगर 100 आउट ऑफ 100 आ जाए और मैंने आपकी कुछ भी हेल्प की तो डू मेंशन मी एनीवेयर यू वांट टू टैग मी, वेदर इट्स इंस्टा, वेदर इट्स यूट्यूब, चाहे मेरे को कमेंट में बताओ, लेकिन डू लेट मी नो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से फोड़ के आना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने 10 दिन बहुत ही अच्छे से मेहनत की है और अब उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है। यू विल डेफिनेटली पास विद फ्लाइंग कलर्स। सो सिर्फ पास ही नहीं, यू विल गोना टॉप द एग्जाम, यू विल एस द एग्जाम, स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी तो वैसे भी स्ट्रांग होती है और हमने इतना रिवाइज भी कर लिया, इतने बार हमने एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस कर लिया क्लास के अंदर भी, सब जगह। तो अब हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने हिंट भी दे दिया ताकि आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें सेट हो जाए। आपने बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत की है। कल तक ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में तो आना नहीं है। अच्छे से गाने सुनो, पेरेंट्स के पास बैठो, मोटिवेटेड फील करो, पॉजिटिव फील करो और एग्जाम दे के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।